हेलो स्टूडेंट्स, गुरु मंत्रा मेंस आंसर राइटिंग क्लास में सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं और ये आंसर राइटिंग सीरीज जो पिछले लंबे समय से चल रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग कई क्वेश्चन का विश्लेषण कर चुके हैं। जो नए स्टूडेंट है वो इनसे पहले के क्वेश्चन का विश्लेषण हमारे यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा सिविल क्लास या फिर एप्लीकेशन gurumantra.online से देख सकते हैं। इस सीरीज में अब तक हम लोग इससे पहले करीब 15 कॉपी का विश्लेषण कर चुके हैं और जिनका कॉपी विश्लेषण किया गया है पुराने छात्र उनसे परिचित है, नए छात्र को परिचय दे दूं। उनका नाम नीरज कुमार है, ये आप नीरज कुमार उनका नाम है और इन्होंने बीपीएससी 67 के फाइनल रिजल्ट में असिस्टेंट प्लान ऑफिसर इन्हें पद प्राप्त हुआ है और अभी ये ज्वाइनिंग भी हो चुकी है कुछ दिन पहले। अब इनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। जब ये हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट थे, जब इनका रिजल्ट नहीं हुआ था, वह तैयारी कर रहे थे, उस दौरान प्रैक्टिस के दौरान उनका ये कॉपी लिखा गया है। हम लोग इन्हीं कॉपी के माध्यम से समझेंगे कि आंसर राइटिंग में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। वे स्टूडेंट जो डीमोटिवेट हो जाते हैं अपने आंसर राइटिंग में गलती से, वो इस सीरीज से सबक ले सकते हैं। वो एक सीख सकते हैं कि किसी का भी आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से परफेक्ट नहीं होता है, समय के साथ मजबूत होता है। आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे आप में सुधार होता जाएगा और आपका आंसर राइटिंग मजबूत होता जाएगा। जैसे कि पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि जब नीरज जी के भी पहले के कॉपी जब चेक हो रहे थे तो काफ़ी गलतियाँ निकल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं गलतियाँ कम होती जा रही। तो अगर सही गाइडलाइन के साथ आप रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपका आंसर राइटिंग स्ट्रांग हो जाएंगे। और आंसर राइटिंग के साथ में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनसे आपका जो पीटी फैक्ट है वो भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आज किस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग किए हैं नीरज जी। आज का जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के 7 दशक के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी भारत में अस्पृश्यता की समस्या बनी हुई है। एक्चुअली ये क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे हैं लेकिन मुझे क्वेश्चन याद है। क्वेश्चन यहाँ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के 7 दशक के बाद भी भारत में अस्पृश्यता की समस्या बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करते हुए उन तथ्यों पर प्रकाश डाले जिससे गांधीवादी विचारों के माध्यम से भारत में अस्पृश्यता की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि नीरज जी इसका क्या आंसर लिखे हैं और किस प्रकार इनके आंसर में क्या सुधार किया, क्या गलतियां हैं और उनका क्या सुधार होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं नीरज जी ने लिखा है, अस्पृश्यता हिंदू समाज संगठन का वो पक्ष है जो समाज के किसी भाग अथवा समूह को संपूर्ण समाज के कार्य अधिकार एवं सहभागिता से पूर्ण रूप से अलग। तो इनका ये पहला पॉइंट ही यहाँ पर ये गलत है। ये जो लिखे हैं हिंदू सामाजिक संगठन का, ये गलत है क्योंकि अस्पृश्यता की संबंध एक सामाजिक समस्या है, इसका किसी धर्म से नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू में ही है। आप इतिहास का अध्ययन करते, दास प्रथा सबसे पहले कहाँ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हम लोग देखते, वहाँ दास प्रथा एक लंबे समय तक चला। अब्राहम लिंकन के शासन में आने से पहले तक वहाँ दास प्रथा की समस्या थी। तो ये एक ऐसा समस्या है जिससे ऐसा नहीं कोई सिर्फ एक धर्म का है। हो सकता है कि इस काल में ये इस समाज में रहा, किसी काल में किसी देश में रही। ये एक सामाजिक समस्या है, ये लोगों की मानसिकता से संबंधित समस्या, किसी ये धर्म से जुड़ा हुआ ना ही दुनिया का कोई धर्म ग्रंथ, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम का हो या चाहे ईसाई का हो, कोई भी धर्म ग्रंथ अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, किसी भी धर्म ग्रंथ का दिन। तो ये पॉइंट इनका गलत है। ये हिंदू को लेकर के इनको, चूँकि ये भारत में, ये बात सही है कि भारत में ज़्यादातर ये, चूँकि यहाँ बड़ी आबादी हिंदू समाज की, तो वहाँ देखा गया। इसका एक लंबा इतिहास है, लेकिन अन्य देशों के भी इतिहास में हम लोग देखते हैं, अन्य धर्मों में भी देखते हैं। इसलिए एक सामाजिक समस्या है। हिंदू शब्द का इस्तेमाल करने से आप क्या कर रहे, किसी एक स्पेसिफिक कर सकते हैं कि रिलीजन या फिर एक विचारधारा, एक ही मतलब कम्युनिटी को आप को जोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये इनका गलत हो गया, यहाँ ये नहीं देना चाहिए था, कर देता है। इस विचारधारा का दुष्प्रभाव ये होता है कि समाज का ये भाग कई सारे प्रतिबंधों के साथ अमानवीय जीवन जीने को विवश हो जाता है। ये पॉइंट इनका बहुत सही है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है
कि ये भी इस विचारधारा का दुष्प्रभाव ये होता है, तो ये पॉइंट इनका सही है। अब हम लोग देखते हैं आगे का। इसमें आगे क्या लिखे इन्होंने, हिंदू समाज के पारंपरिक विभाजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में इन्हें स्थान नहीं दिया गया, किंतु अपितु समाज के इस भाग के लिए पंचम वर्ग की कल्पना की गई। इन्हें अस्पृश्य अछूत अनज चंडाल पंचम आदि नाम दिया गया तथा वे सभी कार्य करने के लिए मजबूर किया गया। ऊपर के चारों वर्ण के लिए अपवित्र समझने लगे। एक तो ऊपर शब्द गलत है इनका, ये जो ऊपर शब्द है इसका ये गलत है, ठीक है, ऊपर ऐसे होता है, या फिर उपर्युक्त वर्णित चारों वर्ण, शब्द अच्छा ये रहता उपर्युक्त वर्णित चारों वर्ण। स्वतंत्रता पूर्व इन अस्पृश्य समूहों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात अस्पृश्यता उन्मूलन के निम्नलिखित प्रयास किए गए। संवैधानिक प्रयास, वैधानिक प्रयास, विकास कार्यक्रम के माध्यम से। यहाँ तक सही है, ये इस तरह से ये भी पॉइंट इनका चार्ट सही है। यहाँ इनका है कि देखिए ये जो ये कि शूद्र में ये पांचम वर्ग, वास्तव में जो भेदभाव हुआ वो उन्हीं के साथ हुआ जिनको शूद्र वर्ग। अब इसमें देखिए एक विवाद है, जैसे अगर हम अम्बेडकर जी के पुस्तक का अध्ययन करें तो उनके पुस्तक के अनुसार वैदिक काल में जो शूद्र थे और बाद में जो जिनको शूद्र माना गया जिस वर्ग को, दोनों में कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उस समय कर्म प्रधान था, कर्म के आधार पे होता था। उस वैदिक युग में क्या होता था कि सेवा करने वाले को शूद्र कहा जाता है, जो उनका वो काम जो सर्विस से कह सकते, जो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है वो शूद्र कहलाता था। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, ब्राह्मण जिनका काम था रचनात्मक कार्य करना, ज्ञान का से संबंधित, क्षत्रिय समाज की रक्षा करना, वैश्य व्यापार करना यानी बिजनेस से रिलेटेड, और जो शूद्र सेवा करना यानी जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। तो उस समय कर्म आधारित होता था, तभी जो वर्ण का निर्णय होता वो कर्म के आधार पे होता था, ना कि जन्म के आधार पे। उत्तर वैदिक युग में क्या हुआ, कालांतर में ये सब चीजें चेंज हुए, सिस्टम चेंज हुआ, अब जन्म के आधार पे होने लगा। नतीजा क्या हुआ कि जो नीचे का वर्ग रहा शूद्र वर्ग, इनके ये शिक्षा से दूर होता गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ जगहों पर इनके साथ भेदभाव किया गया, अमानवीय जो होता है अमानवीय, इसको इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि ये सारे भारत में हुआ, ये हर जगह ये हुआ, कुछ कुछ जगहों पर हुआ, कानून कहीं विधि बनाकर कहीं बिना विधि बनाए, लेकिन ये हुआ। ये हमारे इतिहास का एक काला भाग है, ये एक सच्चाई है, इससे को आंख बंद कर लेने से ये सच्चाई समाप्त नहीं होगी। तो ये हुआ था। अब इन्हीं लोगों में से जो था के साथ किया गया, ये सब जो है चंडा, ये सब कह सकते हैं कि इन्हीं में था। ठीक है, दूसरा एक होता था, एक ये भी होता था, जैसे ये लिखा गया अछूत। अछूत होता था क्या, जरूरी नहीं है कि अब अछूत सिर्फ शूद्र वर्ग से ही हुआ। अछूत का मतलब हुआ कोई बड़ी जाति से भी संबंध रख रहा, लेकिन वो एक ऐसा काम किया जो कि समाज को पसंद नहीं आया, उसको लगा कि ये पसंद नहीं है, ये हमारे घर आएगा तो हमारा भी संस्कार खराब होगा, तो उसको अछूत घोषित कर, यानी आज से इससे कोई मतलब नहीं रखेगा। अब जब कोई मतलब नहीं रखेगा तो स्वाभाविक बात है कि वह समाज से जब टूटेगा तो सब चीज से टूट जाएगा, उसकी मानसिक स्थिति अलग होगी, उसका शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा, व्यवसाय पे प्रभाव पड़ेगा, उसकी स्थिति आर्थिक स्थिति खराब होगी, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। जब उसकी स्थिति खराब होने लगी धीरे धीरे, तो अब उन्हीं को क्या हुआ कि जो वर्ण उसको सबसे निचले स्तर का माना जाने लगा कालांतर में कि ये सुधरे, इनसे दूर रहो। वो अब इसी तरह धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका एक वर्ग बन गया, आज एक को अछूत किया, फिर कहीं दूसरा को, तीसरा को। तो ऐसे लोगों को क्या हो गया कि वो एक मेंटलिटी बन गया, ऐसा नहीं हो रहा है कि वो एक लोगों में मेंटलिटी बन गया कि ये क्या है, अछूत है। एक होता है ना कि इसको यानी कि छूना नहीं है। हो सकता है कि जिनको निकाला गया वो किसी भी वर्ण से, किसी भी जाति से हो सकता है, ऊपर मतलब कि
कथित रूप से ऊपर जाति, जाति तो मतलब कोई ऊंचा नीचा होता नहीं है, कथित रूप से जो माना जाता है, मेरी नज़र में कोई नहीं बोल रहे, मैं अपनी नज़र से नहीं बोल रहा, मेरी नज़र में सारी जाति समान है। कथित रूप से जो ऊपर की जाति के लोग हैं वो उनको भी हो सकता है अछूत घोषित कर दिया गया हो, धीरे धीरे उनकी भी स्थिति खराब हो गई। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो वैदिक काल में जो शूद्र थे, वर्तमान समय में जो शूद्र थे, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो ये इसलिए यहाँ पर इनका यहाँ तक सही है, बस ये वाला पंचम वाला ये कुछ कल्पना की जो ये थोड़ा सा एक अलग पॉइंट बन जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं संवैधानिक प्रयास। अनुच्छेद 14 संविधान का ये अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का है। हालांकि इससे कोई संबंध नहीं है समानता से, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि इसका एक ये भी कह सकते हैं कि भाई अब ये नहीं है कि नहीं अगर जैसे कि ऊंची अगर कोई मतलब अपर कास्ट का है कथित रूप से तो नहीं उसका गवाह का ज़्यादा मोल होगा, और कोई लोअर कास्ट का तो उसके, या फिर अपर कास्ट के लिए अलग सज़ा लोअर कास्ट के लिए अलग सज़ा, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 14 अब कह रहा है कि सब बराबर है, जो पनिशमेंट होगा सबके लिए होगा, जो पनिशमेंट नहीं होगा वो किसी के लिए नहीं होगा, ये सही है। अनुच्छेद 15 इसके द्वारा किया गया समाज के समूह के साथ धर्म नस्ल जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 15 का जैसे कि कुआं हो या प्राइवेट स्थान हो, कहीं भी आप नहीं कह सकते कि इस आधार पे कि ये फलना जाति का, तो इवन कि निजी स्थानों में भी ये नहीं कहा जा सकता कि फलना जाति का तो इसका इस जैसे कोई स्कूल है तो ये नहीं कह सकते कि ये फलना जाति का तो हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, भले ही वो प्राइवेट क्यों ना हो, वहाँ होगा। हाँ है कि माइनॉरिटीज के लिए है, किसी और चीज़ के लिए नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक वर्ग के लिए, वो एक अलग बात है। आप ये चीज़ कर सकते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ इसी वर्ग का, जैसे कोई स्कूल है वहाँ पर हो सकता है कि यहाँ सिर्फ आर्मी के बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पे पुलिस, लेकिन ये नहीं कि फलना जाति के नहीं पढ़ेंगे, ये भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 ठीक है, इसमें पिछड़े वर्ग भी है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 संविधान का किसी भी प्रकार तथा आधारित आचरण निषिद्ध करता है। उसके बाद यहाँ अनुच्छेद 23 भी देना था, जो एक तरह का मानवीय दुर्व्यापार ये सब को किसी भी प्रकार का बंधुआ जैसे पहले होता था कि नहीं तुम उसको शोषण के विरुद्ध है। 23 में मानवीय दुर्व्यापार, किसी को बंधुआ बना के रखना, ये सब भी एक तरह का ये कह सकते हैं कि अस्पृश्यता ही था ना, किसी को बंधुआ बना के जबरदस्ती रखा जा रहा है, किसी के साथ जबरदस्ती उसका भेदभाव उसका दुर्व्यापार किया जा रहा था, एक तरह का वो उनका कह सकते हैं कि अस्पृश्यता ही हुआ, उसके साथ एक अलग तरह का व्यवहार हुआ। अनुच्छेद 46 संविधान का ये राज्य को ये कि वो पिछड़े विशेषकर संवंचित वर्गों को समाहितों के सभी तरह का शोषण में बचाए। ठीक है, ये डीपीएसपी में आ गया। 330 332 संविधान का ये अनुच्छेद क्रमशः लोकसभा में उचित लाने के लिए करती है, ये भी सही है। अनुच्छेद 335 इसके अंतर्गत शासकीय नौकरी में वंचित समूहों को 15% आरक्षण का प्रावधान किया गया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अनुच्छेद 341 ये भी सही, ये हो सब हो गया संवैधानिक प्रयास जो संविधान में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं वैधानिक प्रयास, यानी कि जो संसद द्वारा कानून बना के किया गया, साथ साथ किया गया है, छूट दिया गया, जैसे उच्च पदों पर पदोन्नति, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन, जो एक कह सकते रिजर्वेशन सिस्टम क्यों दिया गया, क्योंकि समाज का ये वर्ग जो एक लंबे समय तक इसको ऐसे समझे कि कोई व्यक्ति लगातार दौड़ने का उसको मौका मिल रहा और किसी को आप जबरन बांध के रखे कि तुमको दौड़ना ही नहीं है। अब इसको अचानक छूट दिए है, अब इसके यहाँ तक का इसको बराबरी के लिए कुछ छूट देना होगा ना, आप इसको बांध के रखे, इसको ओपन रखे, तो इसी के लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन सिस्टम दिया गया, आरक्षण, कि चलो आप आगे, आपको मौका दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़ो। लेकिन कभी भी रिजर्वेशन का एक बात को हमेशा, रिजर्वेशन देने का मतलब ये नहीं है कि आप अयोग्यता को बढ़ावा देना, यानी रिजर्वेशन में भी आपको योग्यता के आधार पर, ऐसा नहीं कि अभी रिजर्वेशन है तो हम किसी को भी दे दी, यहाँ भी योग्यता को के ही आधार पर होना चाहिए। हम मौका दे रहे हैं, अब जैसे ये वर्ग चलो पीछा, कोई वर्ग है वो पीछा हुआ तो पिछड़ा है तो उसको हम दे रहे हैं कि हाँ चलिए आपको 10% आपका सीट फिक्स कर दे, लेकिन वो 10% में योग्य को ही लाना है, ऐसा नहीं किसी को भी ले आना है योग्य को।
तो आरक्षण का आधार कभी भी अयोग्यता नहीं रखा गया है संविधान में। उसके बाद अस्पृश्य समूहों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं छात्रावास के साथ छात्रवृत्ति में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही। उपरोक्त प्रावधानों को निम्न जाति को उत्थान के साथ साथ कोचिंग, इसमें एक चीज छूट गया है, जो आर्टिकल 17 के तहत जो कानून बनाया गया सिविल संरक्षण अधिनियम, जिसको SC/ST एक्ट भी कहते हैं, वो वाला पॉइंट छूट गया जो आर्टिकल 17 के तहत है। उसके बाद देखते हैं विकास कार्यक्रम के माध्यम से क्या दिए हैं इन्होंने। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम, सही है। छठी पंचवर्षीय योजना में 3 घटक जैसे विशेष संघटक योजना, केंद्र स्तर पर विशेष केंद्रीय सहायता, अनुसूचित जाति विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए। अब है अस्पृश्यता पर गांधीवादी विचार, ठीक है। महात्मा गांधी अस्पृश्यता को साम्राज्यवाद से भी अधिक विकराल समस्या मानते थे, बिल्कुल सही बात। वास्तव में साम्राज्यवाद का फैलने का रीजन भी अस्पृश्यता ही रहा। भारत में साम्राज्यवाद फैलने का कारण क्या था? यहाँ एकता नहीं थी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कहा था कि जब सोमनाथ को लूटा गया तो जो वहाँ जो पुजारी थे वो शास्त्र पकड़ के खड़े थे। समय था शस्त्र उठाने का, शास्त्र पकड़ के खड़े। जब सोमनाथ को लूट के जा रहा था तो लोग घरों से देख रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग में बैठा दिया गया था कि तुमको शस्त्र उठाने का अधिकार है ही नहीं। शस्त्र उठाने का अधिकार केवल एक वर्ग को है, तुमको है ही नहीं। मानसिक रूप से गुलाम। वास्तव में भारत को मानसिक रूप से गुलाम यहाँ के लोगों ने ही बहुत पहले कर चुका था। यहाँ के समाज को बाहर वाले आके तो उसका फायदा उठाए। जैसे एक अंग्रेज की डायरी में भी था कि जब 1757 का पलासी युद्ध जीत कर जा रहे थे तो लोग घरों से में खड़े होकर के जश्न मना रहे। हमारे जश्न को ऐसे देख रहे थे जैसे हम लोग उत्सव मना रहे हैं। और उस समय अगर वे लोग एक एक पत्थर भी मारते तो सारे अंग्रेज को भागना पड़ता। लेकिन समस्या क्या था? भेदभाव ने लोगों के दिमाग में बैठा दिया था, तुम शासन से दूर हो, तुम्हें शासन से राजनीति से कोई मतलब नहीं। ये जो सोच है, ये सोच गुलाम बनाया। गुलाम वास्तव में भारत में मानसिक रूप से यहाँ के अधिकांश लोगों को बहुत पहले बना दिया गया था। उसका फायदा उठाया और भारत को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से तो यहाँ बहुत पहले ही बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और यहाँ के ही लोगों ने बनाया जो आपस में भेदभाव। यही वजह है कि गांधी जी ने अस्पृश्यता को साम्राज्यवाद को से भी अधिक विकराल माना। ये बात सही है। उन्होंने अस्पृश्यता को समाज का कलंक तथा घातक रोग के रूप में संबोधित किया। गांधी जी इस तर्क से सहमत नहीं थे कि अस्पृश्यता हिंदू समाज का अंग है और इसे समाप्त नहीं, जैसे हम पहले भी बोले हैं, ये हर समाज में, ये सामाजिक समस्या किसी धर्म से नहीं है। क्योंकि हम अपना इतिहास अध्ययन करते तो हमारे यहाँ का नजर आता है। अगर आप अमेरिकी इतिहास अध्ययन करेंगे तो वहाँ भी ये समस्या किसी ना किसी काल में, हो सकता है भारत से 200 साल पहले, 4 मिलेगा जरूर। अस्पृश्यता के निवारण के लिए गांधी जी ने सर्वोदय समाज की अवधारणा को प्रतिपादित किया। सर्वोदय समाज से तात्पर्य ऐसे समाज से है जहाँ समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति का समग्र कल्याण निहित हो। गांधी जी ने सर्वोदय समाज में अस्पृश्यता रूपी अभिशाप से मुक्ति को प्राप्त। यहाँ 1-2 पॉइंट इसका छोटा, जैसे उन्होंने कई मैगजीन निकाले हरिजन, उन्होंने हरिजन शब्द का संबोधन किया इन समाज के लोगों के लिए, यानी हरे भगवान का व्यक्ति। अंबेडकर जी के साथ भी उनका जो समझौता हुआ था, पुनः समझौता, ये सब पॉइंट इन्होंने छोड़ दिए। ये सब भी पॉइंट देते तो बेटर होता। निष्कर्षतः स्वतंत्रता के पश्चात अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कई सारे प्रयास किए गए। इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। वंचित समूह के जनसंख्या का एक भाग समाज के मुख्य धारा से जोड़ने में सफल रहा, लेकिन इस दिशा में अभी भी सतत रूप से प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है ताकि अस्पृश्यता का समूल नाश किया जाए। अस्पृश्यता के उन्मूलन महात्मा गांधी के सर्वोदय समाज अभी मील का पत्थर साबित हुए, जिसके अंतर्गत इस दिशा में सकारात्मक। तो ये इनका आंसर था। हम लोग देख रहे हैं कि आज इसका आंसर जरूर पहले से बहुत कम गलती है, लेकिन
कुछ पॉइंट ऐसे है कि जो ये छोड़ दिए, जैसे गांधी जी को लेकर के, संविधान को भी लेकर के, और कुछ एक दो लाइन शुरुआत में ऐसा था कि जो ये गलत रूप से इंगित कर दिए। गलत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो लिखे वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही समाज में होता है, तो हर समाज में वो समस्या है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में थोड़ा मिस्टेक रहा। तो पहले की कॉपी की तुलना में अगर देखा जाए तो इनका आंसर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बेटर है। यही चीज़ पहले भी बोले कि जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपका आंसर राइटिंग बेटर होते जाएगा। और लेकिन पिछला कॉपी की तुलना में चले तो इनका आंसर थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव है, थोड़ा कुछ मिस्टेक्स पिछले आंसर की तुलना में बढ़े। तो पिछले आंसर में जहां इनको 7 मार्क्स दिया गया था, यहाँ इनको दिया जा रहा है 10 में से 5.5 मार्क्स। हालांकि अब इनको कितनों भी मार्क्स दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। अब ये रिजल्ट आ चुके हैं और ये ऑफिसर भी बन चुके हैं। लेकिन ये जो नए जनरेशन के स्टूडेंट हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि उनसे आंसर राइटिंग नहीं होता है, उन्हें के लिए ये प्रेरणा का ये लेने की ज़रूरत है कि भाई किस प्रकार एक व्यक्ति जिनका जो वो भी स्टूडेंट थे जब उनका प्रयास कर रहे तो उनसे भी गलतियां हो रही थी। यानी जो ऑफिसर बन चुके हैं वो भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से परफेक्ट था, गलतियां उनसे भी हो रही थी, वो भी मिस्टेक कर रहे थे, बस वो निरंतर प्रयास करते रहे, रेगुलर रहे। नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी जो गलतियां हैं कम होते गए, उनका आंसर राइटिंग स्ट्रांग होता गया और सफ़र इनका ऑफिसर बनने तक पहुंचा। तो आज का क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। इस सीरीज के फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कॉपी के साथ मिलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आंसर राइटिंग में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए।